देखो भाई, कल अपन ने पढ़ाया था लेंसों के बारे में, अपन चल रहे थे, ठीक है ना। तो लेंसों के बारे में तुम्हें ये बताया था कि उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, और दो फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस कहलाता है। उसके बाद में प्रकाश केंद्र के बारे में पढ़ा दिया था, द्वारक पढ़ा दिया था, कोणीय द्वारक पढ़ा दिया था। तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया था। अब एक चीज बता देता हूं मैं, चिन्ह प्रथाएं जो है मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा, उसका कारण भी है। चिन्ह प्रथाएं दर्पण के लिए जो लागू होती है वही लेंसों के लिए लागू होती है। तो दर्पण में और इसमें दोनों में चिन्ह प्रथाएं समान हैं। फिर एक बार बता देता हूं, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, आपतित किरणों के दिशा में दूरियां धनात्मक और किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। वो आप जैसे जैसे अपने पास पढ़ते चले जाएंगे फिर वो समझ में आता चला जाता है। किरणों के नियम बता देता हूं मैं, तो उसके बाद में अपन फिर देखते हैं किरणों के नियम। हाँ भाई, देखो इसमें किरणों के नियम आते हैं। किरणों के नियम बहुत इजी हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान से जाना, सबसे पहले अपन चलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये रहा पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, मतलब लेंस से गुजरने के पश्चात फोकस से गुजरती है, ये गुजर रही है, या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें फोकस कैसा है? वास्तविक फोकस हो गया। इसमें फोकस आभासी हो जाएगा। कैसे? देखो ये किरणें इधर जा रही है, कोई व्यक्ति अगर इसको यहां से देखेगा तो ये किरण उसको फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तविक फोकस होता है, इसमें आभासी फोकस होता है। ठीक है, आगे अपन चलें। सेकंड नंबर, दूसरा नियम जो है पहले नियम का उल्टा है भाई। नियम क्या कहेगा? फोकस से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये फोकस से चलने वाली किरणें हो गई, अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो इसका उल्टा ये हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे यहां से
तो इसमें ये F2 हो जाएगा। इसमें फोकस से चल ही नहीं सकती क्योंकि फोकस आभासी होते हैं। तो इसको यूं समझो कि फोकस पर आपतित होने वाली किरणें, ये किरण फोकस पर आपतित हो रही है, तो फोकस पर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं। ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गए। उत्तल लेंस की सहायता से क्या किया जा सकता है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है उनको फोकस पर इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब फैली हुई किरणों को इकट्ठी करने का काम किसके द्वारा किया जा सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो फैली हुई किरणों को इकट्ठी करने का कार्य उत्तल लेंस के द्वारा किया जाएगा। अब अपन चलते हैं कि अवतल लेंस क्या काम करता है। समांतर किरणों को फैलाया जा सकता है और फैली हुई किरणों को समांतर किया जा सकता है। समांतर किरणों को फैलाया जा सकता है और फैली हुई किरणों को समांतर किया जा सकता है। जबकि उत्तल लेंस की सहायता से किरणों को समांतर, इकट्ठी किरणों को समांतर कर सकते हो, समांतर किरणों को इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है ना। अवतल लेंस की सहायता से फैली हुई किरणों को समांतर कर सकते हो और समांतर किरणों को फैला सकते हो, परंतु अवतल लेंस की सहायता से किरणों को इकट्ठी करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अपन कैसे ही करें, अपने पास अवतल लेंस किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठी नहीं कर सकता है। आ गया समझ में अपने पास ये नियम। उसके बाद में अपन चलें तीसरा नियम, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकाश केंद्र से जो किरण गुजरेगी वो सीधी आर पार निकल जाएगी, चाहे कोई सा लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में अपन चलें, प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने को तीन में से कोई भी दो किरणों की या दो नियमों की आवश्यकता होती है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर वाली हो गई, एक फोकस से चलने वाली हो गई और एक प्रकाश केंद्र वाली हो गई। इन तीन में से कोई सी भी दो किरणें आप यूज में ले सकते हैं। उन दो किरणें यूज में लेके आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, बोलिए पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, तो चलो जी भाई, देखो सबसे पहले
अपन आते हैं, माना कि कोई गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ इसलिए ले रहे हैं, आप ये जानते हैं कि जैसे लेंस बना तो लेंस में कितने पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो अपन 2 पृष्ठों से अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इस चीज को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले एक गोलीय पृष्ठ काम में ले लेंगे। जैसे यही वाला गोलीय पृष्ठ काम में ले लिया, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ काम में ले रहा हूं मैं। तो ये गोलीय पृष्ठ हो गया। ये गोलीय पृष्ठ मान लो कांच का बना हुआ है, तो इसका अपवर्तनांक कितना मान लिया अपन ने, n2 मान लिया। यहाँ पर इसके इधर वायु मान लेते हैं या कोई भी माध्यम मान लेते हैं, उसका अपवर्तनांक किसके बराबर मान लिया अपन ने, n1 के बराबर मान लिया। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे का n2 है। ये कौन सा माध्यम है, विरल, वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, दूसरा सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो ये विरल माध्यम हो गया और वो सघन माध्यम हो गया। अब सबसे पहले मैं चलता हूं, मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है। बिंदु वस्तु का मतलब है बहुत ही छोटी वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, देखो भाई, ये इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहां से ये प्रकाश की किरण यूं चली, यहां पहुंची। ठीक है, ए बिंदु को सी से मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी भाई, अभिलंब। क्योंकि दर्पण और लेंस के किसी भी बिंदु को प्रकाश केंद्र या ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। तो ये अभिलंब हो गया भाई, ये लो, दिख नहीं रहा हो तो अब दिख जाएगा इसमें, ये अभिलंब हो गया। इसका अपवर्तनांक n1 है यहाँ वाले का, और ये सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक अपन क्या मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। क्लियर है। अब अगर आप देखोगे, सबसे पहले ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण हो गया। प्रकाश की किरण विरल से किसमें प्रवेश करेगी, सघन में, तो अभिलंब के पास आएगी। अब देखो ये अभिलंब है कि नहीं है अपने पास, तो ये किरण बजाय वहां जाने के, ये वहां जानी चाहिए थी भाई, वहां जाने के नीचे की ओर मुड़ जाती है और आई बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो अगर आप देखोगे यहां से, तो ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गई, तो ये कोण जो होगा वो अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। तो ये आई हो गया, ये क्या हो गया, इसमें आर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़े अपन। अब मैं यहां से ऐसे और डैश को मिला दिया, लंब डाल दिया, तो ये प्रकाश 3 कोण मैं अपने मन से मान रहा हूं, ये अल्फा, ये कोण बीटा, और यहाँ वाला कोण जो है वो गामा ले लेता हूं, यहाँ जगह नहीं है तो ये यहाँ लिख रहा हूं। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर। क्लियर है, डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन एक और चीज चलते हैं, दूरियां भी बता देता हूं मैं। देखो ये प्रकाश केंद्र है, ये वस्तु, वस्तु की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, u के बराबर। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्यों, प्रकाश की किरणें इधर चल रही है, तो इधर वाली दूरियां सारी धनात्मक होगी और इधर वाली सारी दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये माइनस में u आ गया। ये वक्रता केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी ये किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर। ये वक्रता त्रिज्या हो गई। फिर प्रतिबिंब यहां बना, तो प्रतिबिंब और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी ये v मान लो, तो यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, v के बराबर। तो दूरियां समझ में आ गई। ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। ये 3 कोण मैंने अपने मन से माने हैं, अल्फा, बीटा, गामा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, 1 2 3 भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी मान लो भले। ठीक है, वस्तु की दूरी माइनस यू हो गई, प्रतिबिंब की दूरी v हो गई, और वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई। अब अपन चलते हैं, एक त्रिभुज है भाई, इसमें ए ओ सी त्रिभुज है, ए ओ सी से। देखो भाई एक प्रमेय होता है, ये है त्रिभुज, ठीक है ना। मान लो कि ये x है, ये y है,
और इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये कोण z के बराबर है। तो इन कोणों में क्या संबंध होगा भाई अपने पास, इन कोणों में क्या संबंध होगा, कौन बता सकता है तुम्हारे में से, क्या रिलेशन होना चाहिए इनमें, एक्स वाई और जेड में क्या संबंध होगा? 1 मिनट का टाइम है, देखिए कौन बता सकता है। हाँ भाई देखो, एक तो मयंक ने सही बताया है, एक अमन ने सही बताया है, ठीक है ना। z x और y के इक्वल होगा भाई, z इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। प्रमेय है ये कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे शीर्ष पर भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाले बहिष कोण के बराबर होता है। पंकज ने भी सही बताया है भाई, और मनोज ने भी सही बताया है, रंकित आचार्य ने भी आंसर एकदम सही दिया है, ठीक है। तो देखो याद रखने का तरीका, दो अंतःकोणों का योग तीसरे शीर्ष पर भुजा को आगे बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया, बनने वाले बहिष कोण के बराबर होता है। अब इसमें कोई नियम नहीं है भाई इसी को आगे बढ़ाओ, कोई कहे, कोई लड़का ये कह दे बोले सर मैं तो इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा इसको बढ़ाऊंगा, तो उसको ये छूट भी दे दी जाती है, आंसर फिर भी वही आएगा। वो कौन, z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो यही प्रॉपर्टी मैं इसमें काम में लूंगा। तो त्रिभुज AOC में देखो, AOC में किस किस कोण का योग किसके बराबर होगा, किस किस कोण का योग किसके बराबर होगा। हाँ पंकज भाई बता दे कि किस किस का योग किसके बराबर होगा। ट्राइंगल AOC दिख रहा है, मुस्कान, अंजलि, किस किस कोण का योग किसके बराबर होगा, वो भी नहीं बता दिए। मयंक, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सही है भाई, राइट है। ये I बहिष कोण हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, तो I किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा और बीटा के योग के बराबर होता है। अल्फा और बीटा, हाँ सही है मुस्कान कौर भी। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, I बराबर अल्फा प्लस बीटा। दो अंदर वाले कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, बाहर वाले कोणों के टोटल के बराबर होता है। चलो भाई अब अपन चलते हैं, यदि अल्फा व बीटा का मान काफी कम हो तो देखो भाई, मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि जब थीटा का मान बहुत ही कम हो तो टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये सूत्र काम में लूंगा भाई मैं, टेन थीटा नियरली इक्वल टू क्या होता है, थीटा से अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा भाई, टेन अल्फा के बराबर, बीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, टेन बीटा के बराबर। अब तुम बोलोगे बोले यही प्रॉपर्टी काम में क्यों ली, साइन वाली क्यों नहीं ली। तो देखो भाई गणित में ये चलता है कि आंसर लाने के हिसाब से अपने को सूत्र काम में लेने पड़ते हैं। तो ये इसका आंसर है, इसके अलावा कोई इसमें अपने पास तरीका नहीं है। तो अल्फा लगभग किसके बराबर ले लिया, टेन अल्फा के बराबर, बीटा लगभग किसके बराबर लूंगा, टेन बीटा के बराबर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा प्लस क्या आएगा, टेन बीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब अपन चले, त्रिभुज है भाई AOC, वह त्रिभुज AOC से दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल है इसमें, एक तो ये रहा AOC, एक AOC, ठीक है ना, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। तो अल्फा के सामने की भुजा ये तो हो गई लंब, ये कोण 90 डिग्री, तो 90 के सामने की भुजा ये हो गई कर्ण, ये क्या बचेगा इसमें, आधार बचेगा। फिर आगे बढ़ो, बीटा के सामने की भुजा इसमें लंब हो गई, ये कोण 90, ये कर्ण हो जाएगा।
ये जो बचेगा ओ डैश सी, ये क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा। ठीक है, tan का मान किसके बराबर होता है भाई, tan बराबर लंब बटे आधार। तो क्या रहेगा देखें, tan अल्फा क्या आएगा निशा, tan अल्फा बराबर देख के बताए इसमें से, ए ओ डैश अपॉन ओ डैश, एंड tan बीटा इसके बराबर हो जाएगा ए ओ डैश अपॉन ओ डैश सी। आ गया होगा समझ में, ये लंब बटे आधार, ये भी लंब बटे आधार, ये दोनों ही मान इसमें रखो भाई। तो समीकरण एक में मान रखने पर आई बराबर क्या आएगा, ए ओ डैश प्लस ए ओ डैश अपॉन ओ डैश सी। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब आगे चलते हैं अपन, एक त्रिभुज और ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ए सी आई से, ये रहा ए सी आई से किस किस कोण का योग किसके बराबर होगा, एक बार देख के बताओ, 1 मिनट का टाइम है। हाँ भाई, मयंक आंसर गलत है, एक बार दोबारा सोच के आंसर दे। मुस्कान, अंकित आचार्य, क्या रहेगा, अंजलि बुरी, हाँ भाई, अंकित है आंसर गलत है बेटा आपकी बार, है ना। मयंक का सही है भाई, और मुस्कान का भी सही है आंसर, ठीक है ना। देखो एक बार, त्रिभुज है ए सी आई, इसके दो अंत है, कौन 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 से आ रहे हैं अंदर, देखो एक बार आर आ रहा है, एक ये गामा आ रहा है। तो आर और गामा का योग तीसरे शीर्ष पर बनने वाले, तो ए और आई के अलावा तीसरा शीर्ष कौन सा हो गया, सी हो गया। तो तीसरे शीर्ष पर बनने वाले बहिष्ठ कोण कौन सा हो गया, बीटा। तो आर और गामा का टोटल किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर। ये यूं है भाई त्रिभुज में, देखो एक बार थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसी स्थिति बन रही है। इसमें बाहर निकाल लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। ये गामा है, ये आर है, ये क्या है, बीटा। अब समझ में आ गया होगा, दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर होता है। हाँ भाई, अंजलि ने भी सही बताया है, अंजलि का आंसर भी सही है, और पंकज का भी ठीक है। अब अपन चलें, तो हो गया बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, अपने को आर का मान निकालना है, तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। बीटा व गामा का मान काफी कम होने पर, बीटा और गामा का मान काफी कम होगा, तो वापस वही प्रॉपर्टी, बीटा लगभग किसके बराबर लूंगा, tan बीटा के बराबर। गामा लगभग किसके बराबर लूंगा, tan गामा के बराबर ले लेंगे अपन। तो जब ये लेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, देखो tan बीटा माइनस
टेन गामा, ये समीकरण नंबर हो गया भाई 3। एक बार के लिए यही मान लेता हूं, या चलो ऐसे छोड़ देते हैं। टेन बीटा का मान तो यहां से लिख देंगे भाई, ये रहा टेन बीटा, क्या है ए ओडेस अपॉन ओडेस सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन गामा का मान, त्रिभुज देखो एक बार, ए ओडेस आई से दिख रहा है, ए ओडेस आई, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया। इसमें से टेन गामा का मान निकालना है। गामा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार। तो टेन गामा किसके बराबर होगा बताओ, हाँ ए ओडेस अपॉन ओडेस आई के बराबर। टेन बीटा का मान पीछे है ही अपने पास, तो वो दोनों मान इसमें रखें अपन। तो मान रखोगे तो देखो क्या आएगा, R इज इक्वल टू ए ओडेस अपॉन ओडेस सी माइनस ए ओडेस अपॉन ओडेस आई, समीकरण नंबर 3। नहीं आया हो समझ में पूछ लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मिटाऊंगा भाई, टॉपिक बड़ा है, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अब बाकी का मिटा देता हूँ, ये 2 और 3 काम में आएंगे, तो ये बाकी का इरेज कर देते हैं, फिर अपन देखते हैं इसमें। हाँ भाई, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या होता है बताओ, N21, क्योंकि प्रकाश की किरण N1 से किस में जा रही है, N2 में, तो उल्टा लिखना पड़ता है स्नेल के नियम में। 1 से 2 में जा रही है तो N21 लिखना पड़ेगा। क्लियर नहीं आ रहा है क्या, अच्छा नेट से हो रहा है, आने दो 1 सेकंड, आ जाए तो हो रहा है। सही है। हाँ भाई देखो, स्नेल के नियम से अगर आप चलते हो, प्रकाश की किरण N1 से किस में जा रही है, N2 में, तो 1 से 2 में जा रही है, तो क्या लिखा जाएगा, N21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसको ये लिख सकते हो क्या, N2 अपॉन N1, 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। यदि आई व आर का मान काफी कम हो, तो आई और आर का मान यदि बहुत ही कम हो, तो साइन आई लगभग किसके बराबर लिखा जा सकता है, आई के बराबर, और साइन आर लगभग किसके बराबर लिखा जा सकता है, आर के बराबर। तो चलो, तो क्या आएगा, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू आई अपॉन आर।
वज्र गुणन करें तो N2R बराबर N1I, समीकरण 2 व 3 से I व R का मान रखने पर, रखो भाई वैल्यू, तो N2 R का मान कितना है, A O डैश अपॉन O डैश C माइनस A O डैश अपॉन O डैश I इज इक्वल टू N1 A O डैश अपॉन O डैश प्लस A O डैश अपॉन O डैश C। ठीक है, देखो भाई A O डैश सब में से कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा ये तो पूरा ही। फिर अपन क्या करते हैं, इसमें ये ब्रैकेट हटा के इनको गुणा कर दो। ब्रैकेट हटा के गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, N2 अपॉन O डैश C माइनस N2 अपॉन O डैश I, A O डैश कैंसिल हो चुका है भाई सब में, बराबर N1 अपॉन O डैश प्लस N1 अपॉन O डैश C। अब अपन एक काम करते हैं भाई, देखो ये जो ये वाला पद है, ठीक है, O डैश C वाला, इसको तो इधर ले आओ, और ये N2 वाला जो पद है इसको इस साइड में शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या रहेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, N2 अपॉन O डैश C माइनस N1 अपॉन O डैश C बराबर बराबर में आया भाई N1 अपॉन O डैश प्लस N2 अपॉन O डैश I। देखो जी भाई सबके मान है अपने पास, O डैश C ये रहा, O डैश C किसके बराबर है, R के बराबर है। O डैश किसके बराबर है, माइनस में U के बराबर है। O डैश I किसके बराबर है, V के बराबर है। ये सारे मान अगर अपन इसमें रखेंगे तो देखो सूत्र ये बनेगा भाई। अब इसको मिटा देता हूं, इसका काम खत्म अपने यहाँ। तो ये आया N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R, N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V। तो अपन ये लिख सकते हैं N2 माइनस N1 अपॉन R बराबर N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V। ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है भाई। तो जब भी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का कोई न्यूमेरिकल या अपने पास कोई सोल्व करना हो तो ये उसका फॉर्मूला है। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला हो गया N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल टू N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में क्लास ओवर हो जाएगी, क्योंकि टाइम बस 1 ही मिनट का बचा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।